कक्षा 11 CBSE बोर्ड के हिंदी कक्षा में एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों ने जो पिछला पाठ भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद को पढ़ा, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर हम लोगों को लिखने हैं। आप लोग अपनी रफ कॉपी लीजिए, बैठ जाइए, वीडियो देखते रहिएगा और एक एक शब्द सहित जो भी प्रश्नोत्तर हैं उसको नोट कर लीजिए। इस पाठ में आपको केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं जो लघुत्तरीय टाइप के हैं। देखिए, इसमें कविता में अभी तक आप लोगों ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है, कोई शिकायत नहीं की, इसलिए मैं समझता हूँ आप लोग कविता को समझ चुके होंगे। तो पहला प्रश्न आपका है कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घेरने का परस्पर क्या संबंध है। जैसे कवि ने कहा है कविता के शुरुआत में ही कि रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घेरता रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, ऐसा कुछ। तो आप उत्तर में लिखिए। पहला प्रश्न पहले नोट कर लीजिए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घेरने का परस्पर क्या संबंध है। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कारावास में हैं या जेल में हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, सावन का महीना चलता है और खूब बरसात होती है। तब बरसात को देखकर कवि को अपने घर की याद सताने लगती है। पूरी रात खूब ज़ोर से बरसात होती है। ठीक है, और कवि उस बरसात में अपने घर के एक एक सदस्य, यानी कि या लिख सकते हैं एक एक सदस्य अर्थात अपने माता पिता भाई बहन सभी को बहुत याद करता है और कवि बहुत दुखी होता है। कहने का तात्पर्य यह है, लिखिएगा उसमें, कहने का तात्पर्य यह है कि एक तरह जैसे बादलों से पानी बरस रहा है, पानी गिर रहा, ऐसे ही बरसात को देखकर कवि को घर वालों की खूब याद आ रही है। इसीलिए बादल के गिरने और पानी के गिरने और प्राण मन के घेरने की बात कवि ने कही है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये कहता है कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न लिखना है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। किताबें आपके पास होंगी, उससे मिलाते रहिएगा। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा कि घर का एक भी सदस्य जब कहीं दूर रहकर दुख झेल रहा होता है, घर का कोई सदस्य जब कहीं दूर रहकर दुख झेल रहा होता है तो परिवार के सभी लोग दुखी रहते हैं। ठीक है, तो परिवार के सभी लोग दुखी रहते हैं। परिवार में एक उदासी और एक करुणा भरी रहती है। परिवार के लोगों में एक उदासी और एक करुणा भरी रहती है। यही कारण है कि कवि ने बहन के लिए घर को परिताप का घर कहा है। ध्यान दीजिए, आप समझने की बात क्या है। आप अपने घर पे ना हो, कोई भी घर का व्यक्ति, आप घर में देखिए कोई व्यक्ति चला जाता है तो कुछ दिनों तक घर के सभी सदस्य इस बात से परेशान रहते हैं वो कैसा होगा, क्या होगा, खाया पिया गया, क्या काम किया नहीं, तमाम विचार आते हैं, सभी लोग परेशान रहते हैं। तो ऐसे ही अपनी बहन के लिए इन्होंने परिताप का घर इसीलिए लिखा है कि वो आई तो होगी ससुराल से मायके में, सावन का महीना है, खुशियाँ मनाने के लिए भाई बहनों के बीच जीवन बिताने, थोड़े समय काटने माता पिता के साथ, लेकिन यहाँ तो सभी दुखी बैठे हैं पहले से ही, तो उसके मन में भी घोर दुख होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न नोट कीजिएगा कि पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। उकेरने का मतलब होता है स्पष्ट करना। ठीक है, उकेरने का अर्थ है स्पष्ट करना। जैसे आप किसी सतह पर, या आप कह सकते हैं किसी कागज़ की इसी सतह पर आप कोई चित्र बना रहे हैं, तो उस चित्र को हम कह सकते हैं आपने कागज़ पर चित्र उकेरा है, यानी स्पष्ट बनाया है, दिखाया है। ऐसे ही कवि ने कविता में अपने पिता के चरित्र को उकेरा है, स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो लिखेंगे
कवि ने अपने पिता की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि पिता की आयु तो ज़्यादा हो गई है। लिखिएगा, कवि ने पिता की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि पिताजी की आयु भले ही ज़्यादा हो गई है किंतु उन पर बुढ़ापे का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। अब भी वे युवाओं की तरह दौड़ने और ज़ोर से हंसने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। आज भी वो युवाओं की तरह, बुढ़ापा आ गया है, आयु बढ़ गई है, लेकिन बुढ़ापे का लक्षण नहीं, वो युवा तरुण व्यक्तियों की तरह से हंसते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए कि कवि ने अपने पिता की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि पिता की आयु ज़्यादा हो जाने के बाद भी उन पर बुढ़ापे का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। वे आज भी युवाओं की तरह दौड़ने और हंसने के लिए तैयार रहते हैं। वे इतने निडर हैं कि उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। ठीक है, लिखिएगा, वे इतने निडर हैं कि उन्हें मृत्यु का भी भय नहीं है। साहसी इतने हैं कि वे शेर का भी सामना कर सकते हैं। साहसी इतने हैं कि वे शेर का भी सामना कर सकते हैं। उनकी वाणी में आवेश और जोश है, उत्साह भरा हुआ है। स्फूर्ति यानी फुर्तीलापन इतना है कि तूफान भी लज्जित हो जाता है। ऐसे विशेष गुण कवि ने बताए। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है आपका, देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। देखिए, ये पंक्ति पढ़ाते हुए भी मैंने आपको बस शब्द समझाया था। कहता है कवि, देखिए, इस पंक्ति को समझाते हुए मैंने आपसे बताया था, कवि कहता है मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। इस पर एक बार फिर से हम लोग गौर करेंगे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में गांधी जी के साथ थे। उस समय इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। ये जेल में बैठे हुए हैं। खूब बारिश हो रही है, बरसात का पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, जिसे देखकर इन्हें अपने घर वालों की याद आती है। तो सोचते हैं कि इनके 4 भाई और इनकी 4 बहनें इकट्ठा हुई होंगी, सब माता पिता हैं। उसमें ये 5वें जिन्हें इनके पिता सबसे अधिक स्नेह करते थे वे नहीं हैं। तो बहुत दुखी होते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी बादलों के माध्यम से, बरसात के पानी के माध्यम से ही एक काल्पनिक संदेश अपने माता पिता तक पहुंचाते हुए सावन के महीने से कहते हैं कि मेरी माता पिता से कह देना कि मैं यहाँ खुश हूँ। कहते हैं मैं मज़े में हूँ सही, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि देखो भाई, सावन के महीने मैं जेल में हूँ भले से, लेकिन मैं यहाँ ठीक ठाक हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है। बस कमी केवल इतनी सी है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं कारागार में हूँ, यही इतना दुख की बात है। किंतु इतना सा जो यही दुख है कि मैं घर पे नहीं हूँ, यही घर वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। केवल ये नाम ही मनुष्य को भयभीत कर देता है कि वो कहाँ है, कारागार में है। आप अपने ही घर में रहिए, आपको किसी कमरे में कैद कर दिया जाए तो वह घर फिर घर नहीं लगता, वो कारावास होता, और कारावास में रहना सबसे दुखद होता है। इसीलिए कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। केवल इतनी सी कमी है, बस इतनी मात्र रत्ती भर कमी है कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन ये जो किंतु थोड़ी सा इतना सा कहा, ये इतना ही नहीं है, इतना माने बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसी बस से सब विरस है। इसी छोटी सी बात के कारण सारे सुख जो हैं वो रसहीन हैं, कोई भी आनंद नहीं मना सकता घर का हर व्यक्ति। इसीलिए दुखी होगा क्योंकि एक सदस्य जेल में बैठा है। तो लिखिएगा इसके उत्तर में कि पहले बस शब्द का प्रयोग कवि ने स्वयं के घर पर उपस्थित न होने के लिए किया है। ठीक है, फिर दूसरा बस विवशता के लिए प्रयोग किया गया है। इन दोनों शब्दों के मध्य यहाँ पर अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। बहुत ही चमत्कारिक ढंग से बस शब्द का प्रयोग कवि ने किया है। ठीक है, अंतिम प्रश्न जो आपका है इसको ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न करते हुए पूछा गया है कि कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़ करके कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति और किस मनः स्थिति को परिजनों से छिपाना चाहता है।
अपनी किस स्थिति और कैसी मानसिकता, मन में क्या भाव हैं कवि के, और कवि का शरीर कैसे भावों को, कैसे दुख झेल रहा है, उन भावों को कवि कैसे छिपाना चाहता है। तो आप पिछला अंक वीडियो का देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे। कविता का अंतिम भाग 12 पंक्तियाँ पढ़ाई गई हैं। सब कुछ उसमें स्पष्ट बताया गया है कि कवि कारावास में कोई सुखी नहीं हो सकता, फिर भी कवि यह कहना चाहता है अपने घर वालों से कि वह सर्वथा सुखी है, उसको कोई भी कष्ट नहीं है। दूसरी चीज़, वो वहाँ पर अकेले में रहता है, किसी से भी बातचीत नहीं करता, एकांत में रहता है, बहुत कम ही बोलता है, फिर भी वो अपने माता पिता से कहना चाहता है कि मैं यहाँ सुखी हूँ। तो लिखिएगा इसके उत्तर में कि कवि सावन के माध्यम से संदेश भेजकर अपनी मनः स्थिति को, मनः स्थिति का मतलब मानसिक भावों को अपने परिवार वालों से छिपाना चाहता है। वह सावन से कहता है कि मेरे घर जाकर के भूल कर भी यह मत कहना कि मैं इस जेल में किसी भी प्रकार का कष्ट अनुभव कर रहा हूँ। वो कहता है कि मेरी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं अपने आप को नहीं पहचान पा रहा हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है इस बात को भी मैं नहीं तय कर पा रहा हूँ। फिर भी मेरे घर वालों से यह नहीं बताना कि मैं इस समय बहुत पीड़ित हूँ, उनसे कहना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। जहाँ कहीं भी कोई समस्या होगी उसके लिए आप अपने YouTube कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके मुझे जानकारी दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपकी सारी समस्याओं का समाधान लेकर फिर उपस्थित होंगे। इतना लिखिए। अगला पाठ काव्य का जो है वो त्रिलोचन का है, किंतु हमारा आधा कोर्स यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए अब हम लोग काव्य को यहीं विश्राम देंगे और गद्य खंड में चलकर पहला पाठ आपका जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा नामक कहानी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग किताबें खरीद लीजिए जिनके पास नहीं हैं, और जिनके पास भी किताब है वो अपना पहला पाठ गद्य खंड का ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। धन्यवाद।